हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का सेकंड चैप्टर। बेटा, पहला चैप्टर में आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। ये क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मतलब कौन हमारे दोस्त है, कौन हमारे दुश्मन है, कौन है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही है। उसके बारे में अभी पढ़ने जाएंगे। सबसे पहली बात, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको अगर डिवाइड करेंगे, व्हाट डू मीन बाय माइक्रो? माइक्रो मतलब वेरी वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन बहुत ही छोटा है, जिसको हम कभी भी खाली आंखों में नहीं देख सकते। वो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट ऑर्गेनिजम्स which cannot be visible with the help of naked eyes, that is known as your microorganism, and those organisms which are seen with the help of only microscope. किसके द्वारा देखा जा सकता है ये? with the help of microscope. अब आप लोग बोलोगे माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप हमारा जैसे देखते हैं ना, बड़ा करके स्लाइड वगैरह देखते हैं, स्कूल में भी आप लोग देखा होगा, प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप में ही आपको दिखेगा, वो भी हाई पावर माइक्रोस्कोप में, ऐसा नहीं कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप में ये दिखेगा। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलोगे माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ है? ये बेटा बहुत ही चालाक है, कहीं पे भी रह जाते हैं, कहीं पे भी। अब मैं बात कर रही हूँ, मेरे फिंगर टिप में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मेरे बॉडी के अंदर, मेरे बॉडी के बाहर। अभी आप लोग देखो, चल रहा है कोरोना कोरोना कोरोना। है क्या ये कोरोना? सब लोग सुने होंगे, कोरोना इज ए वायरस। एंड व्हाट इज ए वायरस? वायरस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? उस सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा मैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन नहीं जा रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ यहाँ से आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है देखो, जिस ऑर्गेनिज्म को हम खाली आंख में नहीं देख सकते, दैट इज योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो बारिश की मौसम चल ही रहा है। बारिश के मौसम में नॉर्मली हम लोग अगर कभी कभार जैसे गीला कपड़ा रह गया है, चमड़े का शू है गीला होके रह गया है, कपड़ा पसीना में हम पहन के आए हैं, पसीना है उसको थोड़ा सा ऐसे रख दिए हैं, तो बारिश के मौसम में देखना सब ऐसे सफेद सफेद दाग लग गया होगा, कपड़े में बदबू आएगा। ये सब चीज है क्या? तो मम्मा लोग घर में क्या बोलते हैं, बेटा कपड़े में फंगस लग गया है, उसको थोड़ा सा हटा दो, उसको साफ करके पहनेंगे, नहीं तो खुजली वगैरह हो जाएगा। है कि नहीं? तो और बहुत सारा चीज आप देखे होंगे, जिस तरह से आप फल काट के रख देते हो, तो बारिश के मौसम में नॉर्मली क्या होता है, एयर में नमी ज्यादा होता है, तो इसीलिए फल हमने काट के रख दिया बाहर, वो सड़ जाता है। ब्रेड को छोड़ दिया, देखो 2 दिन ब्रेड छोड़ के बाहर रख देते हैं, तो 2 दिन के बाद उसमें ग्रे कलर का ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर का पैचेस लग जाता है। वो क्या है? वो भी हमारा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। उसको लेके अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, दिस आर नोन एज योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और नॉर्मली ब्रेड में जो लगता है वो हमारा फंगस है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हमको पता चलेगा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो एक्टिविटी दिया है। क्या एक्टिविटी है? एक एक्टिविटी पहला वाला दिया है, नॉर्मल जो पौधे वगैरह लगा है ना, उसमें मिट्टी थोड़ा सा ले आना है, मिट्टी लाके पानी में उसको घोल बना के उसको छोड़ देना है। और उसके बाद क्या है, वो मिट्टी थोड़ा सा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, सेडिमेंटेशन जो बोलते हैं ना, सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद ऊपर का जो पानी है, उसका 1-2 बूंद ड्रॉप लेके हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में उसको देख सकते हैं। और क्या एक्टिविटी दिया है, नॉर्मली हम लोग पॉन्ड में जाते हैं, पॉन्ड का पानी दूर से क्या लगता है, ग्रीन कलर होता है, लेकिन पास से कभी आके लेके देखते हो तो हमको क्या दिखता है, कलरलेस। ये तो मैजिक हो गया, है कि नहीं? तो दूर से अगर ग्रीन दिख रहा है, पास से नहीं लग रहा, मतलब कुछ ग्रीन कलर का चीज उसमें है, बेटा आगे आपको पता चल जाएगा उसमें क्या है। तो वहां से भी 1-2 बूंद पानी लाके अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो हमको वहां पे दिखेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब लाइव क्लासेस हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी, एक हम पानी लाके टेस्ट भी किए थे, उसमें रहता है स्पाइरोगाइरा, तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी है। ठीक है, तो ये सब, ये दोनों एक्टिविटी में आपको क्या पता चल जाता है, ये हमारी खाली आंखों में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये हम लोग मतलब रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या है, वो कैनॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। अनएडेड आई मतलब आंखों में जब तक हमने कुछ ऐड नहीं किया, या तो मैग्नीफाइंग ग्लास में बेटा नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप में ये दिख सकता है। some of the such as fungus that grows on bread can be seen with magnifying glass. ब्रेड अगर आप रखे हो और ब्रेड में थोड़ा दाना 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 टाइप कुछ दिख रहा है, अगर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में हम देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा होकर दिख सकता है, उस बहुत सारे पैचेस टाइप का होता है। एंड
और इसी को माइक्रोप्सी कहा जाता है क्योंकि हम इसको खाली आंख में नहीं देख सकते और ये माइक्रोस्कोप के जरिए में दिखता है। ओके, अब आ गया माइक्रोस्कोप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। क्या क्या हुआ है? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। बैक्टीरिया, आप लोग बहुत बार इस सब के नाम सुने हो। फंगाई तो नहीं सुने होंगे, लेकिन आप लोग सुनते होंगे फंगस लग गया कपड़े में, जूते में, चमड़े में फंगस लग गया है। प्रोटोजोन डिजीज है, मतलब प्रोटोजोन डिजीज जैसे आपको मलेरिया हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रोटोजोन डिजीज है। अब मैं पानी में आपको बोल रही थी ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है जो आपको खाली आंखों में नहीं दिखा, लेकिन माइक्रोस्कोप में दिखता है, दिस इज योर आर्गी। तो ये ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे ग्रुप में डिवाइड किया गया? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। आपके बुक में प्रोटोजोन दिया होगा या प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ, ठीक है। इस सब को छोड़ के और एक चीज भी है हमारे बुक में, दैट इज योर वायरस। वायरस तो नाम अभी बहुत सुन ही रहे हो आप लोग, है कि नहीं? क्या भी सुन रहे हो? कोरोना इज अ वायरस, कोल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस। तो है क्या ये वायरस? इसको अलग क्यों रखा गया? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखोगे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। किस तरह से? सपोज इसका ये स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर है, सपोज इसका हेक्सागोन साइड का क्या है? हेड है, उसके बाद इसका मिडिल पीस है, ठीक है, अब इसका एंड प्लेट, यहाँ पे ऐसे टेल, ऐसे करके वायरस होता है, ठीक है। दिस इज योर हेड, ओके, मिडिल पीस एंड टेल, दिस इज नोन एज वायरस। अब मैं बोल रही हूँ अगर ये बॉडी से बाहर है तो उसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, ये कैसे हो सकता है? आप लोग अभी अभी पढ़े आप लोग सेल चैप्टर, नहीं सेल चैप्टर 9 क्लास, सेल तो थोड़ा बहुत आप बायोलॉजी में नॉलेज आ गया होगा, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म होता है, तो इसमें नहीं होता है, तो ये लिविंग नहीं है। लेकिन ये इतना चालाक है, अगर कोई कांटेक्ट में आ गया, फॉर एग्जांपल कोई सेल के कांटेक्ट में ये आ गया, तो ये क्या करता है, इसका अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए धीरे से वाल रप्चर करके इसके अंदर आ जाता है और इसमें क्या होता है, बहुत सारा वायरस निकल जाता है, ठीक है। तो अभी भी साइंटिस्ट लोग इसको लिविंग घोषित नहीं कर सकते, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर लिविंग है तो ये ऐसे डेड क्यों रहता है बाहर अगर रह गया, ठीक है। अगर नॉन लिविंग है तो ये अगर सेल के कांटेक्ट में आने से रिप्रोडक्शन कैसे किया, तो ये लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, ये तो ऐसे डिस्कशन में रह गया है, कोई दिन लिविंग है नॉन लिविंग। लेकिन वायरस क्या है आपको पता चल गया है, कॉमन कोल्ड। तो नॉर्मली क्या क्या डिजीजेस आप लोगों को होता है, देखो वायरस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायरस है। आपको नॉर्मली जो होता है पोलियो, ठीक है, पोलियो भी आपका इससे होता है। और आप लोग सुने होंगे चिकन पॉक्स, बोलते हैं ना घर में क्या मतलब भगवान आ गए उनको घर अलग बिठाओ, ये करो, पूरा बॉडी में दाना दाना होके हो जाता है, खुजली भी होता है, उसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। देखो यहाँ पे दिया होगा आपके बुक में, which may be bacterium, some of the viruses common element like cold, influenza जो सर्दी जुकाम होता है, and most cough जितना सर्दी are caused by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by virus. चिकन पॉक्स एंड जो पोलियो होता है, पोलियो बड़ा दिखने में बहुत मारात्मक है, अमिताभ बच्चन का एडवर्टाइज आप लोग सुने होंगे, 2 बूंद का खुराक, ठीक है। ऐसे करते करते अभी अभी धीरे धीरे पता चल रहा है, बहुत सालों से हमारा क्या है, पोलियो अभी 0 हो गया है, हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन पहले पोलियो बहुत हुआ करता था, किसी का पैर ऐसे मुड़ा हुआ है, हाथ मुड़ा हुआ है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोलियो। ओके, डिजीज लाइक डिसेंट्री और कुछ कुछ जैसे डिजीज है। डिसेंट्री आप लोगों को पता है, डिसेंट्री मतलब क्या हो जाता है, लूज मोशन, बोलते दस्त जिसको लग जाता है। एंड मलेरिया, मलेरिया पता है मच्छर काटने से होता है, लेकिन ये मच्छर की वजह से नहीं हुआ, मच्छर के अंदर एक प्रोटोजोआ होता है उसकी वजह से होता है, वो आपको नेक्स्ट में बता दूंगी। वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, धीरे धीरे करके जाना बेटा, क्योंकि एकदम से आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, फिर टाइफाइड एंड टीबी आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, तो आपने देखा धीरे धीरे जो डिजीज कुछ कुछ है, ये सब डिजीज किसके वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। क्या ये सिर्फ डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, क्या हमारे फ्रेंड नहीं है? तो इससे पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पिक्चर। ये कुछ पिक्चर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का,
जिसके बारे में कुछ कुछ आप पहले से जानते हो, अभी देख लो। देखो आप लोगों ने बैक्टीरिया नाम सुना होगा। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका एक लॉन्ग ऐसे स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजेला, ये बॉडी पूरे बॉडी में ऐसे होता है, ये सीलिया होता है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, दिस इज बैक्टीरिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू शेप यहाँ पे दो तरह का दिया है, बहुत सारा है, यहाँ पे दो तरह का दिया है। तो यहाँ पे स्पाइरल शेप है, ये कौन सा शेप है, स्पाइरल जैसा शेप है, जिसको हम बोलेंगे स्पाइरल बैक्टीरिया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रॉड शेप दिख रहा है, तो इस बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा रॉड शेप बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे कॉकरोच जैसे दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कॉकरोच जैसे। ये कॉकरोच नहीं होता है, ये किस तरह का एल्गी है। ओके, इसका कफ शेप क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी बॉडी में, और इसका नाम होता है क्लेमिडोमोनास, क्लेमिडोमोनास। ओके, ये एक तरह का एल्गी है। और अब स्पाइरोगेरा तो आप लोग जानते ही हो, 7th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल था, जो बहुत लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में पीसेस में कट जाने से ये क्या हो जाता है, अगेन लिफ हो जाता है, और इसको इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन। तो ऑर्गेनिज्म क्या था आपका, स्पाइरोगेरा। दिस इज योर स्पाइरोगेरा। ओके, उसके बाद ये स्ट्रक्चर पे पता है आपका एमीबा। एमीबा का कोई भी शेप नहीं है पर्टिकुलर, कोई भी ऐसे शेप बना लो, दिस इज योर क्या है, एमीबा। ओके, ये एक तरह का प्रोटोजोआन है। उसके बाद हमारा आ जाएगा पैरामाइसियम। पैरामाइसियम देखो एक उल्टा चप्पल की तरह होता है, स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जैसे हमारा स्लीपर का नीचे पीछे वाला देखेंगे तो उस तरह का होता है। यहाँ पे एक्चुअली उसका ओपनिंग होता है, क्लियर। यहाँ पे उसका एक पोर होता है, एनस पोर। और इसका स्पेशलिटी क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो दो है, एक है मैक्रो न्यूक्लियस, एक है माइक्रो न्यूक्लियस, ये याद रखना। एक ऑर्गेनिज्म जिसका यूनिसेलुलर है, वन सेल है, एक ही सेल है, ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन इसका क्या है, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, दो अलग अलग है। एक है बड़ा वाला न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस, एक है बहुत छोटा दैट इज माइक्रो न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है हमारा, पैरामाइसियम। ओके, ये हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ। उसके बाद देख लो आपका फंगस। ब्रेड मोल्ड आप लोग पढ़े थे, कौन सा, स्पोर फॉर्मेशन से, स्पोरुलेशन से जिसका रिप्रोडक्शन होता था। तो ब्रेड में हमारा कैसे स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दिस इज योर फंगस। और इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेड मोल्ड बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, हाँ ब्रेड मोल्ड ही बोला जाएगा इसको, ब्रेड मोल्ड। ओके, उसके बाद हमारा ऐसे देखो पेड़ टाइप का स्ट्रक्चर है और फूल जैसे साइड में निकला हुआ ऐसे टाइप का होगा, दिस इज ए टाइप ऑफ फंगस। इसका नाम है पेंसिलियम। पेंसिलिन नाम सुना होगा, पेंसिलिन डिस्कवर हुआ है, पेंसिलियम। स्पेलिंग मेरा देख लेना थोड़ा, पेंसिलियम। उसके बाद है यहाँ पे एक है, ओके, दिस इज टाइप ऑफ मशरूम, इसका नाम है एस्पराजिलस, एस्पराजिलस। ओके, दिस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो वायरस का डायग्राम दिया है मैंने आपको, तो वायरस का बता दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अब स्ट्रक्चर देख लो, ये भी यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर। अब ये सब क्या है आपका मल्टीसेलुलर, ये यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब पूरा बॉडी एक ही सेल से काम चला लेते हैं, उनकी बॉडी एक ही सेल से बना हुआ है। लेकिन हमारी बॉडी क्या है, बहुत सारा सेल को लेके बना है, हम लोग क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये कहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट है क्या, व्हेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। मैं अभी आप लोग को बोल रही थी, हमारी चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमको खाली आंखों में दिखाई नहीं देता। अब कोरोना वायरस इस तरह से स्प्रेड कैसे किया, देखो इतना छोटा है, हमको पता नहीं चलता। हम बोलते हैं कोई सामान लेके आएंगे उसको हाथ धोएंगे, क्योंकि सामान के साथ आ सकता है, कांटेक्ट में आ सकता है, गेट में। ओके, आपके घर में अगर दूध वाला दूध लेके आता है तो दूध का बोतल आप उनसे लेते हो, उसको भी, उससे भी आ सकता है। तो ये कैसे हुआ, मतलब ये ऐसे टाइप का है, मतलब बहुत ही विचित्र है। ये कहीं पे भी रह जाता है, बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन में भी जिंदा रह जाता है, बहुत ज्यादा कोल्ड माइनस टेम्परेचर में भी जिंदा रह जाता है, आइस कोल्ड एरिया में रह जाता है, डिजर्ट में रह जाता है, ओके, मॉइस्ट एरिया, गीला गीला मर्सी लैंड, उस टाइप में भी जगह में रह जाता है। मतलब आप ऐसे देखोगे ये कहीं पे भी रह सकता है, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी रह सकता है, इनसाइड आवर बॉडी। कहा जाए तो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है ना, वो तो उनका यूनिवर्स है, मतलब समझ में आ रहा है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर घर बना के रहते हैं। अब आप लोग बोलोगे
कि ये किसी की बॉडी के ऊपर ही रहता है, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड ऑन अदर। बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो किसी के ऊपर डिपेंड करके ही बसते हैं, मतलब खुद का कुछ भी नहीं है। अब ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड नहीं है तो ब्रेड मोल्ड डेवलप नहीं करेगा, समझ में आ गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो अपने फ्री में रहते हैं, बिंदास, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका एमोइबा, एमोइबा बहुत आराम से फ्री में रहता है। और कुछ कुछ है जैसे हमारा ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में मतलब एक दो नहीं रहेंगे, ग्रुप में, कॉलोनीज में रहेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारा चीज है, उसे ग्रुप में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशन है? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अस मतलब अभी हम लोगों का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या संबंध है। ऐसे देखा जाए, अब हम लोग बस सुनते हैं कि नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वजह से हम लोग को डिजीज हो जाएगा, मतलब डिजीज स्प्रेड हो रहा है, ये नुकसान करेगा, चीजें खराब हो जाएगा, ऐसा चीज नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारा ऐसा है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है, समझ में आ गया। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो तरह का होता है, एक होता है आपका फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक होता है आपका फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक होता है आपका हार्मफुल। जो आपको बॉडी को बेनिफिट देते हैं उसको बोलेंगे हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं उसको बोलेंगे हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम पढ़ेंगे अभी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो हमारी बॉडी को बेनिफिट देता है? बेटा क्लास 7th में आप लोग केमिकल चेंजेस में पढ़े थे कि दूध से दही बनता है, क्लियर, दूध से दही बनता है, तो आप लोग को वहां पे भी पढ़ाया गया होगा। एक बाउल, हम कटोरी, एक कटोरी में क्या आपने गुनगुना दूध लिया, उसमें 1-2 चम्मच दही डाला, तो 2-3 घंटे के बाद आप क्या देखते हो, पूरा का पूरा दही क्या हो जाता है, पूरा का पूरा दूध बाउल दही में कन्वर्ट हो गया है। तो एक्चुअली होता क्या है, आपकी कर्ड में जो दही है उसमें एक टाइप का बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब आप बोलोगे ही हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कीड़ा है। बेटा कुछ हमारे लिए अच्छा भी होता है, ये हमारे लिए फायदेमंद है, दही खाना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। तो ये कर्ड में कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये क्या करता है, एक बैक्टीरिया को बहुत सारा हो जाएगा, ये इसके इससे बहुत सारा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बहुत सारा एकदम से रिप्रोड्यूस करते करते क्या करेंगे, पूरा का पूरा बाउल दही को ये किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी, पूरा का पूरा बाउल दूध को किसमें कन्वर्ट करेंगे, दही में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला वाला जो है फ्रेंडली में मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, सबसे पहला स्टेप आपका आ जाएगा मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। ओके, तो कर्ड आप लोग को बता चुकी हूँ कैसे होता है। फॉर एग्जांपल बाउल है, बाउल में पूरा कितना है आपका मिल्क है, ये थोड़ा सा गुनगुना रहने से अच्छा दही जमती है। उसमें 1 स्पून आप क्या करोगे, क्या डालोगे, कर्ड डालोगे, 1 स्पून या 2 स्पून, 2 स्पून अगर कर्ड डालोगे, आफ्टर 2 to 3 आवर, आफ्टर 2 to 3 आवर आप क्या देखोगे, द मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड, द होल मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड। अगर गर्मी का मौसम है 2 से 3 घंटा, अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो पूरा 1 दिन के बाद आप लोग ट्राई करो। वैसे जैसे आप लोग रात को दही जमाए, सुबह उठ के देख सकते हो ये दही जम गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेड। अब आप लोगों के ब्रेड के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूरी है, यस, क्योंकि ब्रेड और केक जो आप लोग खाते हो बेटा, देखने के लिए वो क्या होता है, बहुत स्पॉन्जी, उसके अंदर क्या होता है, बहुत स्पेस होता है। मतलब ये बनता है किससे, आटा और मैदे से बनता है। अब ये आटा और मैदा इतना स्पॉन्जी कैसे बन गया, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, ईस्ट होता है, ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ईस्ट एक तरह का क्या है, फंगस है। ईस्ट नॉर्मली केक और ब्रेड में जहाँ पे बनता है उस फैक्ट्री वगैरह में जाना है तो आपको मिल जाएगा। ईस्ट इसे पाउडर के रूप में मिलता है, ये क्या करते हैं, उसमें ईस्ट क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो ये जैसे होता है, जैसे आपने चेंजेस में देखा होगा, आटा गूंद के रखा हुआ इतना था, थोड़ी देर के बाद क्या देखोगे, अगर ईस्ट है तो ये फूल गया होगा। किसके वजह से फूला, ईस्ट के वजह से। क्लियर, समझ में आ गया। तो आटा और मैदा, एक मिनट बेटा कुछ चीजें छूट गया, मैं थोड़ा सा पढ़ दे रही हूँ। जो हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है किस तरह से हमको हेल्प करते हैं, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट मतलब क्या है, देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने सब्जी का छिलका फेंक दिया, कोई भी चीज हमारा बॉडी से वेस्ट हो गया, सभी वेस्ट को हम जो बाहर रख देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं,
धीरे धीरे वेस्ट और क्या होता है, डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ये सभी के सभी ऐसे ही पड़े रहते, समझ में आ गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या किया, आपको क्लीनर का काम किया, तो इसको स्कैवेंजर भी आप कह सकते हो। ओके, और क्या क्या काम कुछ नहीं, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। नॉर्मली हमारा जो मेडिसिन यूज होता है, बहुत सारा ड्रग्स उसमें मिला जाता है और बहुत सारा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया और बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन बनाने में आपका मदद मिलता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आप लोग पढ़े हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है, नॉर्मली हमारा लिग्यूमिनस प्लांट में क्लास 7 में आप लोग पहला चैप्टर पढ़ा था, लिग्यूमिनस प्लांट की रूट में, रूट नोड्यूल्स में रहता है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके कन्वर्ट करके सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। समझ में आ गया, ये हो गया आपका फ्रेंडली नेचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला स्टेप था आपका कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड एंड ब्रेड में देखो और एक चीज दिया है, जैसे पिकल्स वगैरह हो गया, ये सब को हम लोग भी स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, पिकल। हम लोग बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। अगर चीज हम पिकल्स बना रहे हैं, थोड़ा गलेगा नहीं तो अच्छा भी नहीं लगेगा, उसके लिए भी बैक्टीरिया चाहिए। चीज के लिए भी एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। आप लोग छोले भटूरे खाते हो, है कि नहीं, छोले भटूरे जो खाते हो, भटूरे को कैसे गूंदा जाता है बेटा, दही और मैदे से। तो दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। अब दही से क्या होगा, आटा फूल जाएगा। और जैसे इडली हो गया, हम लोग रात को पीस के रखते हैं दाल, ठीक है, सुबह बनाते हैं, देखते हैं कि फूला है कि नहीं फूला है। अगर फूला है तो सॉफ्ट है। अभी आप लोग का त्योहार गया होगा, बहुत सारा पीठा आप लोग खाए होंगे, उसमें भी जैसे बहुत सारा बनता है चीजें जो फूलता है, मतलब सॉफ्ट बनता है, नहीं फूलेगा तो अच्छे से नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद वही देखो, यहाँ पे बुक में भी डायग्राम दिया है, मैदा विथ ईस्ट पाउडर। और ईस्ट पाउडर डालने से मैदा तो कैसे फूल जाता है, पहले कंटेनर में हमारा क्या है, बहुत कम है, बाद में फूल गया है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब आप सोच रहे होंगे, इसके अंदर जैसे ब्रेड है, ब्रेड का एक पीस है या केक है, जो भी है, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे छेद होता है, बहुत सारा छेद होता है, इसलिए तो हल्का बनता है। ये छेद है, आटे के अंदर छेद कहाँ से आया, ईस्ट जो है, ईस्ट क्या करता है, रिप्रोड्यूस करते टाइम कौन सा गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक बंद चीज है, आटा क्या बंद है, गुंदा हुआ है, उसके अंदर जब ये बबल्स निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, सभी के अंदर ऐसे गोल 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 करके स्पेस भर जाएगा, तभी बैटर हमारा क्या होता है, ऊपर की तरफ फूल जाता है। दैट इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ओके, नेक्स्ट कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट यूज है हमारा कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज आप लोग देख लो, नॉर्मली आप लोग सुने होंगे अल्कोहल, पता हो गया बड़ा बेटा, क्लास 8 में अल्कोहल सभी को पता है, जिससे नशा हो जाता है। वाइन भी आप लोग को पता है। एसिटिक एसिड, हमारा जो विनेगर हमारा यूज होता है नॉर्मली फ्रीज वगैरह में आपको होगा देखना, विनेगर नूडल्स वगैरह में बहुत से ऐसे हमारे विनेगर यूज होता है, होता है एसिटिक एसिड। तो ये अल्कोहल, वाइन, ये सब बनता कैसे है, एक एक्टिविटी दिया है बुक में। टेक 500 ml beaker filled up with 3/4 with water, dissolve 2 to 3 spoons of sugar in it, add half spoon of yeast powder। आपने पानी ग्लास लिया, उसमें चीनी डाला और थोड़ा सा ईस्ट डाल दिया। अब 2-3 दिन के लिए उसको अलग से रख दो। बेटा ईस्ट नहीं भी डालते हैं ना हम लोग, चीनी पानी अगर कहीं रह गया है, थोड़े दिनों के बाद देखते हैं तो उसमें क्या है, फंगस लग जाता होता है और स्मेल बहुत अजीब सा हो जाता है, ठीक है, वो सड़ जाता है। उसी तरह से हमारा तैयार होता है अल्कोहल। तो हमारा क्या होता है, नॉर्मली अल्कोहल कैसे कन्वर्ट होता है, शुगर से बनता है अल्कोहल। क्या किससे बनता है, शुगर से अल्कोहल बनता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। किसके मदद से होता है, ईस्ट के मदद से होता है। तो ये जो प्रोसेस है, द कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, द प्रोसेस इज नोन एज योर फर्मेंटेशन। आप लोग कहाँ पढ़े थे इसको, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, याद करो, क्लास 7 में रेस्पिरेशन चैप्टर में आपने पढ़ा था, है कि नहीं, रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा था। मतलब जहाँ पे नॉर्मली बॉडी, एक तो रेस्पिरेशन 3 तरह का होता है, एरोबिक, एनारोबिक, 2 तरह का हो गया। एरोबिक, एनारोबिक में क्या है, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट क्या करता है, रेस्पायर करता है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन, और इसको कहा जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसको और क्या कहा जाएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था इन द ईयर 1857। कौन डिस्कवर किया था इसको? अल्कोहलिक सॉरी लुइस पास्चर। किस प्रोसेस को? फर्मेंटेशन। ये एग्जाम में आपका आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर टू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इज नोन एज योर alcoholic fermentation and is discovered by Louis Pasteur in the year 1857. Okay, next पढ़ते हैं medicinal use of microorganism. नेक्स्ट हमारा क्या मेडिसिनल यूज है? नॉर्मली ये मेडिसिन बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो क्या है देखो, ये क्या करता है, नॉर्मली हम लोग कभी कभी हम लोग को बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर क्या घर में मम्मा पापा बोलते हैं नहीं नहीं ये जुकाम तो ठीक होने वाला नहीं है, एंटीबायोटिक ले लो, ये दवाई तो क्या बीमारी ठीक होने वाला नहीं है, एंटीबायोटिक ले लो। लेकिन एंटीबायोटिक होता क्या है? एंटीबायोटिक भी हमारा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। जब ये हमारे बॉडी में जाता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज। ओके, एंटीबायोटिक्स करता क्या है? स्टॉप एंड किल्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उनको मार देता है, उनका काम को बंद कर देता है। और ये हमारी बॉडी में जब जाता है तब क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है टू फाइट द इन्वर्टर। मतलब हमारी बॉडी, इन्वर्टर मतलब क्या है? जो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनको फाइट करता है। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन। इससे पहले देखो आपके बुक में कहीं पे भी हरा पीला नीला जिसमें भी दिया है वो सभी बॉक्स का अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वही आपका इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आपको आगे बहुत काम आएगा। ओके, और साइड में आपको देखो दिया है इन 1929 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? डिस्कवर किया था पेंसिलिन। एक्चुअली पेंसिलिन डिस्कवर नहीं कर रहे थे, कुछ और चीज कर रहे थे। 2-3 दिन के बाद कल्चर टेस्ट में उन्होंने देखा, तीसरे दिन आके देखा कि एक ऐसा चीज है जो जो डिजीज पनप रहा है उसको उसने दबा दिया। तो ये है क्या चीज? उसको देख के उन्होंने डिस्कवर कर लिया, वो है हमारा पेंसिलियम। अभी जो डायग्राम मैंने बनाया था उन्होंने वो देखा तो उसको नाम दे दिया पेंसिलिन। ये इंजेक्शन आप लोगों को दिया जाता है, पता है सभी को, पेंसिलिन दवाई है। ठीक है, तो नॉर्मली एंटीबायोटिक्स का नाम कैसे होता है? एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन करके नाम लगा होगा। अभी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या एग्जाम में पूछ देगा, कुछ कुछ नाम दे देगा मेडिसिन का। एंटीबायोटिक्स कौन सा है जिसमें माइसिन करके लगा होगा, उसको आंख बंद करके लगा देना, दैट इज द एंटीबायोटिक्स। बेटा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं इस वीडियो यहाँ पे खत्म कर रही हूँ इसको। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे वैक्सीन। ओके, वैक्सीन से कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं देखती हूँ कुछ चीजें छूटा है क्या। ठीक है, बुक में हमारा दिया है, देख लो। एक चीज दिया है वैक्सीन से पहले, देखो नॉर्मली जैसे आप लोग बोलते हो जुकाम होने से एंटीबायोटिक्स काम करेगा। बेटा जुकाम जो होता है हमारा किससे होता है? वायरस से होता है। तो वायरस को एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। देखो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। कोई डॉक्टर अगर एडवाइस कर रहे हैं तभी लेना है। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। ऐसा नहीं है 1-2 दिन दवाई खा के उसको रख देना है, कंप्लीट कोर्स करना है। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need in future. अगर फ्यूचर में जरूरी होगा तो ये आपके बॉडी में काम भी नहीं करेगा अगर ठीक से नहीं लोगे तो। Also antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in your body. हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के लिए फाइट करते हैं, और अननेसेसरी ज्यादा लोगे तो ये क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। एंटीबायोटिक्स हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड। तो घर में जब आप लोगों को जुकाम ज्यादा होने से बोलते हैं ना एंटीबायोटिक लेके खा लो, तो मामा पापा को भी बता देना कोल्ड में एंटीबायोटिक काम नहीं करता, इसलिए अभी कोरोना वायरस के लिए दवाई नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो वायरस का कोई दवाई नहीं है। आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो वायरस का एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे वैक्सीन। तब तक के लिए आप पूरा अच्छे से नोट्स बनाना। नोट्स बनाने का मतलब नहीं है कि आप मुझे सेंड करना है, उसके लिए आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत नया नया चीज मिलना तो जानने के लिए मिलना है, इसीलिए बेटा इंटरेस्टली पढ़ो, उसके हिसाब से नोट्स बनाओ और मुझे सेंड करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।